नमस्कार साथियों, आप सभी का संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर मैं मनीष भारती स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष का हम लोगों ने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिया है। इंडियन पॉलिटी मेरा सब्जेक्ट है और यहाँ पर फरवरी और मार्च 2024 का देख रहे होंगे। यानी कि ये जो है आखिरी 2 महीना का हम रिविजन करने वाले हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रीलिम्स के लिहाज से जरूरी हो सकता है उस पर हम बात करेंगे। आपको ध्यान हो तो मैं बता दूं कि हमने अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत किया था, उस महीने से, तो तकरीबन 12 महीने का हमने रिवीजन कर लिया है। ये आखिरी लेक्चर होने वाला है। तो चलिए अब सीधे शुरुआत करते हैं। और ये मैं पहले ही बता दूं कि इसमें जितने भी मुद्दे होने वाले हैं, यानी कि फरवरी और मार्च 2024 में इंडियन पॉलिटी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक आए जो कि प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो आपको नोट करते चलना है और बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखना है, क्योंकि संभव है यहाँ से प्रश्न यूपीएससी पूछ सकती है। देखिए, पहला ही टॉपिक अगर आप देखेंगे तो चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर के बात किया गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अब आप जानते हैं कि 18वीं लोकसभा चुनाव अभी चल रहा है और इसी बीच जो है ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में आ गया। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द भी कर दिया। अब यहीं से ये मुद्दा जो है जरूरी हो जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक करार दे दिया। अब इसके बारे में कुछ जरूरी मुद्दे समझ लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्णय दिया तो इसका कुछ कारण दिया कोर्ट ने और कहा कि यह जो है वह नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन करता है। आप जानते हैं हमारे संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। उसी के तहत यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसे 6 भाग में बांटा गया। तो एक भाग जो है वह स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, दूसरा भाग जो है फंडामेंटल राइट्स का, उसके तहत अनुच्छेद 19 है। इसमें क्या है कि आप अनुच्छेद 19(1)(a), अब इसके तहत ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यह जो चुनावी बॉन्ड योजना था वह इसका हनन करता है, ठीक है। यानी कि गोपनीयता की बात की गई इसको लेकर के कि चुनावी बॉन्ड जो होगा वह गोपनीय होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था किस राजनीतिक पार्टी को चंदा दे रही है इसकी जानकारी नागरिकों तक उपलब्ध नहीं होगा, गोपनीय होगा, ठीक है। तो यहां पर यह बात की गई कि सूचना प्राप्त करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। यदि इसका हनन हो रहा है तो इससे संबंधित जो भी काम होगा वो असंवैधानिक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यही बताया। अब इसको देखिए, चुनावी बॉन्ड योजना के विषय में थोड़ी सी बात समझ लीजिए। इसे जो है 2018 में इसकी शुरुआत किया गया था। यह योजना राजनीतिक दलों को गोपनीय तरीके से फंडिंग करने के लिए लाया गया था, जिसकी बात मैंने पहले ही कहा। इसे भारत का कोई भी नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित कंपनियां, संस्थाएं खरीद सकती थी। दरअसल बजट में इसकी घोषणा की गई थी। बजट में ही ये बात किया गया था कि हम ये योजना लाने वाले हैं और इसके माध्यम से राजनीतिक दल जो है वह चंदा ले सकती है किसी भी कंपनी से। यह भी कहा गया, इसके पीछे तर्क दिया गया कि ब्लैक मनी जो है वह सिस्टम में आ पाएगा, यानी कि काले धन की समाप्ति की जा सकती है। पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई। सरकार का यह मंशा था, सरकार ने यह जवाब दिया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कोर्ट का यह कहना था कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक मनी की समस्या इससे समाप्त होगी, जवाबदेहिता सरकार का जनता के प्रति बनेगा। दूसरा, आप जो है अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन कर रहे हैं। तो एक तरफ पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये योजना का मूल आधार ही गोपनीयता है, इसकी जानकारी ही जनता तक नहीं पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये जो है कथनी और करनी, इसमें द्वंद्व दिख रहा है और इसीलिए इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक भी करार दे दिया गया। देखिए, इसके लिए आप कह सकते हैं कि एक नोडल एजेंसी बैंक के तौर पर अगर आप देखेंगे तो भारत की सबसे बड़ी बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उससे जो है इसे अधिकृत किया गया और इसके शाखाओं से इसे खरीदा जा सकता था। देश भर में एसबीआई के जितने भी ब्रांच हैं वहां से इसे खरीदा जा सकता था। इसका कुछ गुणंक तय किया गया कि कितने गुणंक में आप इसे ले सकते हैं। तो 1000 रुपये के या 10,000 रुपये के या 1 लाख रुपये के या 10 लाख रुपये के या फिर 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में इसे खरीदा जा सकता था। देखिए, इसका उपयोग यानी कि ये किन राजनीतिक पार्टियों को दिया जा सकता था, इसके पीछे बताया गया कि पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए ये किया जा सकता है।
जिन्हें लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल हुआ हो। यानी कि मैं यदि आज चाहूं कि मैं एक राजनीतिक पार्टी बना लूं, चलिए आज तो अब ये असंवैधानिक हो गया, अब तो ये स्कीम अपने मूर्त रूप में रहा ही नहीं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया था उससे पूर्व यदि मैं चाहूं, आप चाहें कि हम एक राजनीतिक पार्टी बना लेते और हम फिर इसके माध्यम से चुनावी बॉन्ड स्कीम के माध्यम से चंदा ले पाते, तो क्या ये संभव हो पाता? नहीं, ये संभव नहीं हो पाता। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यही रहा कि पंजीकृत राजनीतिक दल हम होते तब ऐसा होता, और पंजीकृत राजनीतिक दल होने के लिए लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव जो है उसमें कम से कम 1% मतदान मिलना चाहिए था, वोट प्रतिशत आना चाहिए था। और ये पिछला, मतलब जस्ट पिछला जो है, जैसे 18वीं लोकसभा चल रहा है तो 17वीं लोकसभा में जिसे इतना आया हो, उस राज्य के पिछले विधानसभा में जिस पार्टी को इतना आया हो, 1% मत प्राप्त हुआ हो, ये व्यवस्था इसके तहत किया गया था। लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं ये मूर्त रूप में है ही नहीं। तो ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और इस पर प्रश्न आ सकता है, यूपीएससी की नजर रहने की पूरी संभावना इस पर बनी हुई है। चलिए अब एक प्रश्न देखते हैं, यूपीएससी के स्टैंडर्ड का ही एक प्रश्न देखते हैं कि यदि यूपीएससी प्रश्न इस मुद्दे पर पूछती है तो कैसा प्रश्न हो सकता है, उसका नेचर क्या होगा, प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहां पर हमने एक काम किया है कि आजकल यूपीएससी क्या कर रही है, प्रश्न से ज्यादा अपने विकल्प पर काम कर रही है। इसीलिए हमने क्या किया, नए पैटर्न में जिस तरह से विकल्प पूछे जा रहे हैं उस पर ही बात कर लेते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहां विचार करने से पहले आपको यहां विचार करना है, उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। ये जो कितने कथन वाला जो सेंटेंस आजकल आ रहा है इस पर ध्यान देना है, यहां आपको ध्यान देने का। इसमें यह नहीं कह रहा है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, इसमें आपको यह देखना है कि सही है, फिर ऐड करना, जोड़ना है कि 1 2 3 कितने सही हैं, फिर यहां जवाब उसके हिसाब से देना है। मामला समझ में आ गया, कंफ्यूजन में नहीं रहना। चलिए अब देखते हैं, वर्ष 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों को गोपनीय तरीके से फंडिंग की अनुमति देती है। अब 2-3 बातें इसमें है, बहुत ध्यान से देखना है। वर्ष 2018 की चर्चा की गई, यहां पर सही है, मैंने कहा था कि बजट में ही सरकार इसको लाई थी। उसके बाद चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दल, ये भी सही है, और गोपनीय तरीके से फंडिंग की अनुमति देती है, तो ये सही बात था। सुप्रीम कोर्ट को इसी बात से आपत्ति हुआ था और इसी बात को लेकर के कहा था कि आप जो है फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं नागरिकों का। ठीक है, इस बॉन्ड को केवल भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकता था। मैंने पहले भी कहा कि देश भर में जहां भी एसबीआई का ब्रांच है, सरकार ने एसबीआई को ही इसके लिए अधिकृत किया था, तो ये भी सही। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था, उस पूरे जो केस का प्रोसेस था, उस सुनवाई पर अगर आप ध्यान रखे होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एसबीआई को ही फटकार लगाया था। एसबीआई को ही बार बार कह रही थी कि आप पूरी जानकारी दीजिए। एसबीआई 3-4 बार में कुछ जानकारी दे रही थी, कुछ जानकारी दे करके कुछ नहीं देती थी, तो सुप्रीम कोर्ट कई बार इसे फटकार भी लगाई थी। तो आपको ध्यान में होगा, देखिए अगर आप अखबार पढ़ते रहेंगे लगातार ना, तो करंट अफेयर्स में बहुत मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा, इसलिए अखबार पढ़ने की आदत लगाइए। ये सब देखिए यहीं से आ रहा है, इसके लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है ही नहीं। इसका उपयोग किसी भी राजनीतिक दल को दान देने के लिए किया जा सकता है। जब भी आप किसी प्रीलिम्स के प्रश्न को सॉल्व करें तो जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके हर एक शब्द पर ध्यान दें। बहुत सारे शब्द ऐसे हो सकते हैं जिसमें बहुत इंफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन उस शब्द की कीमत उस स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको गलत या सही कराने का पूरा वो मायदा रखता है। अब देखिए यहां पर क्या है, इसका उपयोग किसी भी, अब यहां पर ये सही है, इसका उपयोग राजनीतिक दल को दान देने के लिए किया जा सकता था, ये सही है, लेकिन यहां पर यह किसी भी, यहां ध्यान देना है, ये किसी भी का मामला नहीं है। जहां ऐसे शब्द आए, किसी भी, केवल, तो ऐसे शब्दों पर आकर के पूर्णतः तो यहां रुक जाना है, थोड़ा ठहर करके सोचना है। मैंने यहां कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को नहीं किया जा सकता है जो कि पंजीकृत राजनीतिक दल होगा, और पंजीकृत राजनीतिक दल का मतलब यहां पर हो गया था कि जो लोकसभा का चुनाव होगा, जो पिछला लोकसभा चुनाव या पिछला विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें मत प्रतिशत का कम से कम 1% वोट जो है उस राजनीतिक दल को प्राप्त होना चाहिए। तो ये बातें यहां पर की गई, तो जाहिर सी बात है किसी भी के वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 2 स्टेटमेंट इसका सही है, पहला और दूसरा। यहां पर केवल 2 बी विकल्प है, ये दोनों सही है। मामला समझ में आ गया। प्रश्न समाधान करने का अच्छा तरीका ये नहीं होता कि सिर्फ हम उत्तर जान लें, बल्कि ये होता है कि उस प्रश्न में कितनी बातें छुपी हुई है, आपके पास कितना इंफॉर्मेशन है,
आप किसी स्टेटमेंट को गलत कर रहे हैं तो क्यों गलत कर रहे हैं, उसकी वजह जानिए, नोट्स पलटिए जा करके, वापस से लेक्चर देखिए कि क्या समस्या था, क्या समझाया गया था, उसके अनुरूप क्या चीजें हैं, यानी कि कंप्लीटली आप अपने एनालिसिस कर सके, अप्रोच डेवलप होना चाहिए, क्योंकि संभव है ये प्रश्न रिजेक्ट नहीं पूछा जाएगा, इसी टॉपिक पर संभव है यूपीएससी प्रश्न पूछे, लेकिन आप देखेंगे कि उस प्रश्न की प्रकृति इस प्रश्न से बिल्कुल अलग हो जाए। लेकिन अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए या प्रैक्टिस इस तरह के प्रश्न का करते हुए आपने सही अप्रोच लगाया है तो आप वहां भी सही समाधान कर ले जाएंगे। मेरे कहने का मतलब इतना है। चलिए, एक मुद्दा तो वो हो गया। अब ये दूसरा मुद्दा जो है यह अपने आप में और बहुत जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और यह अपने आप में बहुत जरूरी मुद्दा है। भारत की अगर बात करें जुडिशरी सिस्टम का, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वह शीर्ष न्यायालय की व्यवस्था है। अगर आप जुडिशरी सिस्टम पे देखेंगे तो जिला अदालत की बात करेंगे, आप हाई कोर्ट की बात करेंगे, उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह से अगर आप देखेंगे, न्यायपालिका से प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र देखेंगे PYQ, तो आप देखेंगे यूपीएससी लगातार प्रश्न पूछते रहती है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और 75 वर्ष पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने 28 जनवरी को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सभागार में सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया। ध्यान रखना, ये शब्द जरा ध्यान में रखिएगा। इस शब्द का बहुत महत्व नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि प्रश्न में ये शब्द आपको डाल दे, आपको सारी जानकारी हो और ये दिमाग से निकल जाए कि ये डायमंड जुबली ही था कि नहीं। ठीक है, जब 75 वर्ष किसी चीज का पूर्ता है, उस समारोह का आयोजन बोलते हैं, उसको डायमंड जुबली कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसका उद्घाटन किया। अब चलिए आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्माण हुआ, विकास कर्म की गाथा क्या है, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, क्योंकि संभव है कि स्टेटमेंट यहां से बनाया जा सकता है। 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट आपने जरूर पढ़ा होगा, आपने पॉलिटी पढ़ते हुए भी पढ़ा होगा और आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब भी आपने इसका अध्ययन किया होगा। तो बहुत अधिक अंदर हम नहीं जाएंगे, हमारा उद्देश्य वो चीजें नहीं है। मेरा यहाँ उद्देश्य है कि एक बार आपके नजर के सामने से इन चीजों को गुजार दूं, ताकि यहां से कोई स्टेटमेंट आता है तो आपसे ना रह पाए, छूट ना जाए। 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, आप जानते हैं भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी तो उसके भारत की पहली राजधानी कहाँ? कोलकाता होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी कलकत्ता में ही किया गया। ठीक है, इसके बाद मद्रास में 1800 ईस्वी में और बॉम्बे में 1823 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आप कहेंगे एक देश में 3 सुप्रीम कोर्ट? हाँ, उस वक्त जो है भारत में 3 सुप्रीम कोर्ट रहा। अब देखिए यहाँ पर कोलकाता, मद्रास और यहाँ पर बॉम्बे, 3 महानगर में सुप्रीम कोर्ट रहा। ठीक है, लेकिन समय के साथ ये स्थिति फिर नहीं रहा, इस स्थिति में बदलाव आया। अभी भी आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर के ये बातें की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ होनी चाहिए। क्षेत्रीय पीठ कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने जो उद्घाटन किया, शायद आपने एक शब्द पे ध्यान नहीं दिया होगा, लोकेशन है दिल्ली में। अब दिल्ली में क्यों सुप्रीम कोर्ट का? चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ है? दिल्ली में है, देश की राजधानी में है। और यही बातें की जा रही है कि तमिलनाडु जो देश के आप देखते हैं बिल्कुल दक्षिण में है ना, तो आखिरी स्टेट अगर देखेंगे आप, उसके बाद वहां से आप हिंद महासागर की शुरुआत हो जाती है। तो तमिलनाडु के किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में काम हो, PIL दायर किया गया हो, उसके द्वारा उसके मूल अधिकार का हनन किया गया हो स्टेट के द्वारा, अब तमिलनाडु से वह व्यक्ति नई दिल्ली भाग दौड़ करता नजर आएगा, अपने वकील से संपर्क करता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे व्यवहारिक समस्या यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, और इस वजह से न्याय की अवधारणा जो है वह धूमिल हो सकती है। इसीलिए यह भी बात की जा रही है बहुत सारे विधि विशेषज्ञों के द्वारा कि ऐसा किया जाए कि आप सुशासन कायम करने के लिए दिल्ली में तो एक है ही, लेकिन क्षेत्रीय जो इसके पीठ हैं वह स्थापित कर दिए जाए। कोलकाता में कर दिया जाए, मुंबई में कर दिया जाए, फिर आप चेन्नई में कर सकते हैं। इससे क्या होगा, 3-4 हो जाने से आप देखेंगे हर डायरेक्शन में हो जाएगा, तो वहां के आसपास के स्टेट के लोगों को इसका फायदा होगा। ये बातें की जा रही है। जैसे कि आप यह भी देखते होंगे, जैसे मैं उदाहरण देकर के आपको बताता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है देश का, और उत्तर प्रदेश का जो अगर देखेंगे हाई कोर्ट है वह कहां पर है? किसी भी स्टेट में आप देखेंगे उसका हाई कोर्ट जो होता है अमूमन वह उसके राजधानी में होता है। जैसे कि बिहार का हाई कोर्ट है तो आप कुछ नहीं सोचना है, आप सीधे बोल दीजिएगा कि पटना हाई कोर्ट हो जाएगा उसका। ठीक है, इस तरह से होता है। अगर आपने यह कह दिया उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो आप गलत हो जाएंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो लखनऊ में नहीं है, वह कहां पर है? इलाहाबाद में, आज इसे हम प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, अब लेकिन आप कहेंगे कि क्या फिर लखनऊ में कुछ भी नहीं है? नहीं, यहां पर ध्यान देना है। इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, लेकिन एक पीठ जो है, एक बेंच बैठती है लखनऊ में भी।
यानी कि वो क्षेत्रीय बेंच है हाई कोर्ट का। तो यही बातें कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में क्षेत्रीय बेंच क्यों बैठाया गया? वजह तो यही रहा ना कि एक जो है पूर्वांचल के तरफ कर देते हैं तो वहां पर क्या होगा, लोगों को दिक्कत नहीं। एक मतलब इलाहाबाद में हो गया तो पूर्वांचल की तरफ हो गया, एक लखनऊ में कर दीजिए जो राजधानी में, तो यहाँ पर जो प्रशासनिक काम इसके माध्यम से चल सके, तो यहाँ पर भी चीजें सही रहेगी। तो ये कोशिश किया गया, यही सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में भी कहा गया। तो यहाँ पर ये चीजें आपको देखने को मिलेगा, यानी कि न्यायपालिका की जो स्थिति है उसका विकेंद्रीकरण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब समझिए इंडिया हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 आया। अब इसके माध्यम से क्या कहा गया, अलग अलग प्रांतों के लिए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। जितने भी प्रांत है, जैसे अभी की सिस्टम चल रहा है, तीनों सुप्रीम कोर्ट्स को समाप्त कर दिया गया, यानी कि तीनों को खत्म कर दिया गया, एक भी नहीं रहा। क्योंकि यहां पर क्या कहा गया कि अलग अलग जो स्टेट है, प्रांत है, उसमें अलग अलग क्या होगा, हाई कोर्ट्स की स्थापना होगा। अब यहां पर एक बहुत जरूरी अधिनियम पर हम पहुंच जाते हैं और वह है भारत शासन अधिनियम 1935। आप जानते हैं कि आजादी के बाद जब हमारा संविधान वगैरह बना, कानून की प्रक्रिया चली, तो इसका उसमें महत्वपूर्ण रोल है। आपने इसे विस्तार से पढ़ा होगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना इसी के माध्यम से किया गया। उसके बाद हम संविधान पर पहुंचते हैं और 1950 ईस्वी में 28 जनवरी को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई संविधान के तहत। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। ये जो आर्टिकल यहाँ पर है, इसको आप ध्यान रख लीजिए, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप कोशिश कीजिएगा कि 124 से लेकर के 147 तक जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल होंगे, उसके क्षेत्राधिकार से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों से लेकर के, उसको सही से आप ध्यान में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न बन सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ध्यान रखिए, यह कहा गया कि भारत का सुप्रीम कोर्ट होगा और एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा। यह अनुच्छेद 124(1) ये कहता है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया कि आप इसके क्षेत्रीय पीठ बना दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो फिर क्या संविधान सुधार की आवश्यकता होगी, संशोधन की आवश्यकता होगी? बिल्कुल। फिर 124(1) जो है वहां पर संशोधन की आवश्यकता फिर की जाएगी। फिर जो है इसका अगर क्षेत्रीय पीठ बनाना है तो इस तरह का काम किया जा सकता है। इसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई, यह कहा गया है कि 124 से 147 तक अनुच्छेद जो है ये सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और क्षेत्राधिकार की बात करेगा। उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर बताया गया कि कोर्ट होगा तो वहाँ न्यायाधीश होंगे, तो न्यायाधीश की संख्या को लेकर के भी बात किया गया। तो क्या क्या कहा गया कि देखिए, बहुत सारे न्यायाधीश होंगे, लेकिन उस न्यायाधीश में एक मुख्य न्यायाधीश तो होगा। जैसे आप स्कूल में पढ़ते होंगे, कॉलेज गए होंगे, तो वहां पर बहुत सारे प्रोफेसर होंगे, लेकिन उसमें से एक कोई प्रिंसिपल तो होंगे। बहुत सारे टीचर में एक हेडमास्टर होते हैं। ठीक है, ऐसा ही बहुत सारे न्यायाधीश होंगे, उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ साहब हैं। ठीक है, तो एक CJI होगा और अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 7 तो होगा ही। ध्यान रखना है कि कम से कम 7 होनी चाहिए। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 जो है वह न्यायाधीश हैं। अगर देखें तो 34 अभी हैं, यानी कि अभी जो है मैक्सिमम नंबर अगर न्यायाधीशों का हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वह 34 हो सकता है। तो अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ भारत का सुप्रीम कोर्ट अभी काम कर रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भारत का उच्चतम अपीलीय न्यायालय भी है। आप अपील करते हैं, जिला न्यायालय में जाते हैं, किसी मुद्दे पर आप संतुष्ट नहीं होते हैं निर्णय से, आप हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। हाई कोर्ट में आप अपील करते हैं, हाई कोर्ट जो कार्रवाई करती है, निर्णय देती है, आप उससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है वह यहाँ पर देखिए उच्चतम अपीलीय न्यायालय भी है, सर्वोच्च न्यायालय के अलावा। इसे भारत का शीर्ष न्यायालय भी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति कानून से संबंधित प्रश्न और लोक महत्व के मामले पे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। इस बात को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 143, पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पर एक बात कहा गया, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या, तो यहां पर कहा गया कानून से संबंधित कोई मुद्दा हो और लोक महत्व का कोई विषय हो, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशविरा ले लेंगे। ठीक है, यहां पर यह बात आपको ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 130 के तहत देश में 4 या 5 स्थानों पर अपनी क्षेत्रीय पीठें स्थापित कर सकती है। तो अगर ऐसा कभी होता है तो अनुच्छेद 130 को लेकर के यहां पर बातें की जाएगी।
चलिए, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न देख लेते हैं, कितने कथन सही हैं? फिर से वही उसी तरह का विकल्प है। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री कानून से संबंधित प्रश्न और लोक महत्व के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। हमने ये बात अभी किया था किस अनुच्छेद के तहत, यहां पर मैंने आपको बताया भी था कि देखिए ये 143 है, 143। ध्यान देना है, इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़िए और देखिए क्या इसमें गलती है, ढूंढिए। ठीक है, जब भी प्रीलिम्स का आप स्टेटमेंट पढ़े तो शकी हो जाना है, थोड़ा शंका करते हुए चीजों को देखना है कि क्या गलत हो सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है, वो रिजेक्शन फेज है, वहां पर यूपीएससी बैठी ही रहती है कि एक गलती करवा लें। मेंस में ये कोशिश रहता है यूपीएससी का कि हम इससे जानकारी लें, अधिक से अधिक नॉलेज लें, और प्रीलिम्स में छटनी करने की जुगाड़ में यूपीएससी लगी रहती है। अब देखिए यहाँ पर एक नजर में आप देखेंगे ना, सब कुछ सही नजर आएगा। भारत का प्रधानमंत्री कानून से संबंधित प्रश्न और लोक महत्व के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। आप क्या, हाँ जी 143 में है, और मैं कहूंगा ये चीज गलत है। आप कहेंगे कैसे? तो मैं कहूंगा देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री है, होना चाहिए था राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल सही बात है, शक्ति और क्षेत्राधिकार दोनों 124 से 147 तक में कहा गया, ये सही है। सुप्रीम कोर्ट एक अनुच्छेद 135 के तहत देश में कितनी भी क्षेत्रीय पीठें स्थापित कर सकती है। इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़िए। देखिए, एक समस्या यहां पर है, अनुच्छेद 135 ये तो गलत है ही, क्योंकि यहां पर 130 होना चाहिए, आर्टिकल 130। ठीक है, अब दूसरा एक और गलती ढूंढ के निकालिए। आप कहने को कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट यहीं गलत हो गया, जवाब यहीं से निकल जाएगा कि सही केवल यहां पर दूसरा होगा। कितने कथन है? तो केवल एक, तो ए सही हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, प्रैक्टिस सही ढंग से करना है, यहां देखना है कि और क्या गलत है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 135, तो 135 मामला सबसे पहले गलत। देश में कितनी भी क्षेत्रीय पीठें, नहीं, यहां पर ये नहीं है कि मनमाना ढंग से आप कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि स्थानों पर 4 या 5 स्थानों पर, ठीक है, और यहां पर क्या कहा गया कि इन्फिनिटी कह दिया गया, आप कितनी भी क्षेत्रीय पीठों की स्थापना कर लीजिए। तो एक गलती यहां हो गया, तो इस स्टेटमेंट में 2 गलती था, है ना। देखिए यहां पर 130 था। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न का समाधान ऐसे हमने कर लिया, इसका जवाब ए हो गया। अब चलते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा। नालसा के विषय में आप बहुत पढ़ते होंगे, कई बार ये चर्चा में रहता है, इसीलिए ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जितना महत्व आप चुनावी बॉन्ड स्कीम को दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के दे रहे थे, उससे कम महत्व इस टॉपिक का नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। क्यों चर्चा में रहा? संसदीय स्थायी समिति ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानूनी सहायता की कार्यप्रणाली की समीक्षा पर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अब क्या रिपोर्ट आया है, देखिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित एक शीर्ष कानूनी सेवा प्रदाता संगठन है, शीर्ष कानूनी सेवा प्रदाता संगठन। और इस अधिनियम को ध्यान रखना है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, यहां से ये एक स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, यह कानूनी सहायता संबंधी क्या क्या, तो नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की देखरेख करता है। यदि कानून की सहायता करने को लेकर के, कानून की बातों को लेकर के, विधि व्यवस्था को लेकर के पॉलिसी मेकिंग का काम को होगा, किसी तरह के प्रोग्राम डिसाइड करने होंगे, तो वह इसी संगठन के द्वारा किया जाएगा। नालसा का कुछ मुख्य सिद्धांत क्या है, देखिए। इसका मुख्य सिद्धांत है कि देश में गरीबों और वंचितों को मुफ्त कानूनी सेवाएं उपलब्ध हो। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मतलब जो गरीब हैं और उनके पास जो है कानून, आप जानते हैं कि देश में कानून कितना महंगा है, कोर्ट में कितना तारीख पे तारीख चलता रहता है, तो लोगों को इससे न्याय नहीं मिल पाएगा। तो न्याय जो है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, इसके लिए नालसा ने बहुत सारे पॉलिसी बनाए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम तय किए हैं। और यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि नालसा का एक मुख्य सिद्धांत है, इस संगठन ने ये सोच करके रखा है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति हो, उसके पास भले ही पैसा नहीं हो, लेकिन पैसे ना होने की वजह से ऐसी स्थिति ना बन जाए कि उसके दरवाजे तक न्याय ना पहुंचे। तो इसके लिए जो जिम्मा उठाया है वह नालसा ने उठाया है। नालसा क्या करती है, वहां पर मुफ्त कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराती है। जगह जगह आप सुनते भी होंगे ना, पंचायत वगैरह में, नगर निगमों वगैरह में कैंप वगैरह लगा करता है। दिल्ली में तो आपको हमेशा ही ये चीजें देखने को मिल जाता होगा। तो अब कभी आप गांव जाएं, शहर जाएं या दिल्ली में रहते हो तो मोहल्ला वगैरह में ध्यान दीजिएगा, तो मुफ्त कानूनी सेवा के लिए कैंप वगैरह लगा रहेगा।
पहले भी इसकी घोषणा कर दी जाती है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। आपको अब क्या करना है, पीछे जो बोर्ड लगा होगा जहां पर इस तरह का, तो आप देखेंगे वहां पर ये नालसा लिखा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह का ये काम चल रहा है मुफ्त कानूनी सेवा उपलब्ध कराने के लिए। देखिए अब क्या है, यह वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से भी विवादों के निपटान को बढ़ावा देता है। इसकी कोशिश ये रहती है कि अदालत तक ना पहुंचा जाए, आप बाहर ही सेटलमेंट कर लीजिए, कोशिश कीजिए। अब ये चीजें किस तरह के केस पर होगा, जो कि सिविल मामले पर होगा, जमीन का मामला होगा, विवाह तलाक का मामला होगा, उत्तराधिकार का मामला होगा, इस तरह के मामलों पे। यहाँ पर फौजदारी मामलों पे ज्यादातर इस तरह की चीजें आपको नहीं, ऐसा नहीं कि किसी का मर्डर कर दिया और बाहर आप सुलझा रहे हैं, ये स्थिति फिर नहीं होता है, फिर तो न्यायालय आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये आप चीजें अब जब भी आप शहर वगैरह में जाए, मोहल्ले में जाए और इस तरह की चीजें हो, तो देखिएगा नालसा इस तरह का काम कर रही होगी यह संगठन। देखते हैं इसके विषय में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहले यहाँ विचार करना है कौन से सही हैं, ठीक है। यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित एक शीर्ष कानूनी सेवा प्रदाता संगठन है। पहला चीज मैंने कहा था कि आपको ये ध्यान रखना है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, देखिए एक स्टेटमेंट बन गया यहाँ पर। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि यह देश में एक संगठन है जो कि शीर्ष कानूनी सेवा प्रदाता संगठन है। तो दो बातें यहां से ध्यान रखना है, यानी कि ये सही हो गया। दूसरा, यह वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र देता है, इसके माध्यम से विवादों के निपटान को बढ़ावा देता है, ये भी सही है, ताकि अदालतों में फाइल्स ज्यादा ना हो सके, केस का और ज्यादा अंबार ना लग सके, ये भी सही हो गया। तो कौन से सही है यहाँ पर दोनों, तो सी में है 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 142 और अनुच्छेद 142 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार हो गया है। क्यों, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के परिणाम को अमान्य घोषित कर दिया। आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था, तो मेयर के चुनाव में यह देखा गया कि आम आदमी पार्टी लगभग इस स्थिति में पहुंच गई थी कि उसके मेयर बनते, वह जीत गई थी, लेकिन वहां पर बीजेपी के मेयर को बना दिया गया। और इसमें सारा खेल एक हुआ रिटर्निंग ऑफिसर का। जो रिटर्निंग ऑफिसर मतलब चुनाव के चीजों को देखरेख करने वाले एक अधिकारी होते हैं, जिनके दिशा निर्देश में चुनाव कराया जाता है। और इनका 2 तरह का काम होता है, एक तो स्वतंत्र चुनाव हो सके और दूसरा निष्पक्ष चुनाव हो सके। लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर महोदय थे, इनको देखा गया कि ये जो है बोगस वोट कर रहे थे, ये कैमरा की तरफ देख भी रहे थे, सीसीटीवी कैमरा की तरफ, और ये क्या कर रहे थे, वोट खराब कर रहे थे, ठीक है। यानी कि दूसरे दल को, जिस भी दल से इनका हित जुड़ा हुआ था, उस दल के व्यक्ति को जिताने की कोशिश कर रहे थे और जिता भी दिया इन्होंने। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी के द्वारा पहुंच गया। उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट यहां पर अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कुछ शक्ति प्राप्त है, अभी हम चर्चा करेंगे, आप समझ जाएंगे इस चीज को। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है इस मुद्दे पर, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करती है। और इसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो चुनाव परिणाम आया है चंडीगढ़ के मेयर का, इसे अमान्य घोषित कर दिया। उन्होंने कहा यह गलत है, ठीक है। इस प्रकार कोर्ट ने इस मामले में पूर्ण न्याय बोले तो कंप्लीट जस्टिस की अवधारणा को पालन किया। तो जब भी आर्टिकल 142 की बात की जाएगी तो आप कंप्लीट जस्टिस याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने को इस बात की शक्ति दी गई है कि जहां भी उसे ये लगे कि पूर्ण न्याय की अवधारणा धूमिल हो रही है, सुप्रीम कोर्ट वहां पर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करती है, ठीक है। उसे संविधान के द्वारा यह अधिकार दिया गया है और उसका इस्तेमाल करते हुए वह पूर्ण न्याय की अवधारणा को मजबूत करने का पूरी कोशिश करती है। यह मामला समझ में आ गया। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे और देख लेते हैं कि अनुच्छेद 142 और क्या कहता है। यह अनुच्छेद शीर्ष न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के जो शक्ति देती है या आदेश पारित करने की, वह शक्ति प्रदान करता है। ये चीज हमने देख लिया। यह सुप्रीम कोर्ट को विशेष स्थिति में, ध्यान देना है, विशेष स्थिति में कार्यकारी और विधायकी कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। कई बार इस तरह का कंडीशन आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक, आप कह सकते हैं कि विधि की एक प्रक्रिया होती है, तारीख होता है, कोर्ट में मामला जाएगा, कोई कंप्लेन करेगा। अब कई मामलों पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, स्वतः संज्ञान ले लेती है, ठीक है। और इसी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए पूर्ण न्याय की अवधारणा के लिए अगर कोई मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पहले इसकी सुनवाई की जानी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट देर रात तक बैठेगी और वह यह ध्यान रखेगी कि हमारे पास ये पूरी शक्ति है संविधान के तहत, तो हम इस मामले को निपटारा कर दें। वो उसके पास
आप कह सकते हैं कि जब भी सुप्रीम कोर्ट 142 का इस्तेमाल करेगी तो आप समझ सकते हैं कि सीधा आप याद रखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वह शक्तिमान बन जाती है, उसके पास असीम ताकत आ जाता है उस मुद्दे को लेकर के। ठीक है, अब इस बात को लेकर के कई बार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के इस अधिकार को लेकर के कई राजनीतिक दल जो है हमेशा सुप्रीम कोर्ट की निंदा भी करते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रहते हैं, और खास करके ये सत्ता पक्ष के द्वारा होता है, क्योंकि जब भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट यदि इस्तेमाल करती है, एक बात ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा इसका इस्तेमाल नहीं करते रहती है, कभी कभी विशेष परिस्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता है कोर्ट के द्वारा। और जब भी इसका इस्तेमाल होगा तो आप देखेंगे, आप गौर कीजिएगा, पिछले जितने भी, जैसे मेयर का केस मैंने बताया, आप पिछले जितने भी केस देखिएगा, आप देखेंगे कि कोई न कोई विशेष परिस्थिति था और वो स्टेट के अगेंस्ट ही था, राज्य के विरुद्ध था, सत्ता पक्ष के विरुद्ध था। इसीलिए मैंने कहा कि कई बार क्या होता है, सत्ता पक्ष इसके विरुद्ध में रहती है और वो इसकी निंदा करती रहती है कि सुप्रीम कोर्ट को ये ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट को लोकहित, मानवाधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। अब ये देखिए, लाइफ विथ डिग्निटी की हम बात करते हैं, उसके लिए नागरिकों को ये सब चीजें चाहिए, लोकहित चाहिए, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज हैं उसकी बात की गई है, और फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। ये सब किसी भी नागरिक को अपने जीवन यापन को गुणवत्तापूर्ण रूप से जीने के लिए चाहिए, और जब इसका हनन स्टेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर इसके साथ यहाँ पर आ जाती है। ये मामला समझ में आ गया। यह अनुच्छेद संविधान के संरक्षण और कानून के अंतिम व्याख्याकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को बढ़ाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक काम तो है, ठीक है, जस्टिस देना, ये काम है कि उसका वो अपीलीय अदालत है, लेकिन एक और काम है सुप्रीम कोर्ट है, क्या क्या काम है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करती है, इस बात को ध्यान में रखना है। और सुप्रीम कोर्ट जो संविधान की व्याख्या करती है तो यह कानूनी व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था मानी जाएगी और शीर्ष संस्था मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया, कई बार अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट जो कहती है, और यह समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का किसी मुद्दे पर जो निर्णय होता है वह अन्य अदालतों के लिए, इवन सुप्रीम कोर्ट में आगे का कोई मसला जाता है उसके लिए वह अपने आप में कानून बन जाता है। तो ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट कानून व्याख्या करने की शीर्ष संस्था है, संविधान की वो व्याख्या करती है, और अनुच्छेद 142 के तहत जो है यह अवधारणा और भी मजबूत होता है। तो ये बातें समझ में आ गया इसको लेकर के, ठीक है। अब चलिए इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 142 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी में पढ़ के निकल नहीं जाना है। पुछल्ले शब्द को बहुत ध्यान से, जब भी आप एग्जाम देने जाओ, टेस्ट सीरीज इसीलिए देते हैं, इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिए, आप समझ पाएंगे, आप यूपीएससी की नब्ज को पकड़ पाएंगे। जैसे डॉक्टर मरीज की नब्ज पकड़ के समझ लेता है ना, ऐसा यूपीएससी की नब्ज जो है वो आपको पीवाई की से समझ में आएगा, या फिर आप टेस्ट सीरीज लगाइए। इन चीजों से आप की बुनियाद जो है वो मजबूत होगा। देखिए, आप इतना मैंने अच्छे से समझाया, आप अच्छे से पढ़ लिए, सब कुछ आपने तैयार कर लिया और जल्दी जल्दी में पढ़ा संविधान के अनुच्छेद 142 के अंदर कथनों में से कौन सही है, यहाँ तक सही नहीं है, और फिर आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो सही नहीं है, ध्यान से ये प्रैक्टिस करा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है प्रीलिम्स में आपके समक्ष आएगा, इसीलिए मैं बार बार ध्यान दे रहा हूं, और इसके बावजूद भी लोग गलती करके आते हैं, खूब धूमधाम से गलती करते हैं, तो आपको इससे बचना है। क्या कहता है यह अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 142 की बात की गई है। यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो हमने देखा, हमने बात किया ही कि कंप्लीट जस्टिस करने की यह जो है एक अवधारणा उसको देता है सुप्रीम कोर्ट को, तो सही है ये। यह अनुच्छेद संविधान के संरक्षक और कानून के अंतिम व्याख्याकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को बढ़ाता है। तो हमने यह भी अभी चर्चा किया, यह भी सही है। यह सुप्रीम कोर्ट को विशेष स्थिति में कार्यकारी और विधायी कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। हमने इसकी भी चर्चा कर लिया है कि हमने देखा कि ये कोई विशेष स्थिति होगा, हमेशा इसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट नहीं करते रहती है, तो ये भी सही है। अब डी पे देखते हैं। यह हाई कोर्ट को लोकहित, संवैधानिक मूल्यों या मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है। देखिए, यहां पर चर्चा जो है हाई कोर्ट, अगर गलती से भी यहां आपका नजर फिसला तो आप ये गलती करके आएंगे, क्योंकि आगे का मामला मैंने आपको बताया था कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता है, और यदि स्टेट के द्वारा इसका हनन किया जाता है तो फिर यहां पर कौन आएगा आगे? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आर्टिकल 142 के तहत क्या करेगा?
कंप्लीट जस्टिस की अवधारणा को मजबूत करेगा। तो ये किसके द्वारा किया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहां किसकी बात की गई? हाई कोर्ट की। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो डी गलत हुआ और पूछा गया था सही नहीं है, तो यही स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो जो गलत है वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए यह एक इंडेक्स है और इंडेक्स वगैरह जो होता है, स्कीम वगैरह होता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी की नजर रहती है। और कई बार क्या होता है ना कि ये बहुत अपने प्रकृति में इस तरह के प्रश्न बहुत कठिन नहीं होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, जब भी कोई स्कीम आ जाए एग्जाम में, जब भी कोई इंडेक्स आ जाए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे प्रश्नों का समाधान करना वाकई बहुत आसान होता है, क्योंकि एक बात तो यह है कि ऐसे प्रश्न जो हैं वह तथ्य को साथ लेकर के घूमते रहते हैं, यानी कि फैक्चुअल नेचर के होते हैं, कंसेप्चुअल नहीं होते हैं। तो जहां पर अवधारणा होगा वहां पर गलती करने की गुंजाइश बढ़ेगी आपको। तो कुछ बातों का ध्यान अगर इस तरह के प्रश्न में, इस तरह के टॉपिक में आप रख लेंगे तो आप इसका जवाब सही कर ले जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या है इसमें। देखिए एक इंडेक्स आया, इसका नाम है सीपीआई, ठीक है। अब देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी कि इसको सीपीआई कहा गया और ये 2023 का है। इतना मामला समझ में आ गया। तो सबसे पहले इस नाम को याद कर देना, ये टर्म को, ये इंडेक्स है क्या, इस टर्म को। आगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत 8 स्थान फिसलकर 180 देशों के बीच में 93वें स्थान पर पहुंच गया है। अब यहां पर ध्यान देखना है, 2022 के सीपीआई इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर था। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, यूपीएससी अगर प्रश्न पूछती है तो यूपीएससी जनरली, आप पीवाईक्यू में जाकर के देखिए, किसी भी इंडेक्स में, बजट में, इकोनॉमी सर्वे में, खास करके ऐसे प्रश्न जो बहुत सारे आते हैं ना नंबर वाले, जो इंडेक्स वगैरह वाले, स्कीम वाले, वो इकोनॉमी में ज्यादा आता है, पॉलिटी से ज्यादा वहां पूछा जाता है। आप वहां पर एक चीज देखेंगे, वह आपसे ये नहीं पूछेगा 93वें स्थान पर है कि 180 देशों में, ये यूपीएससी नहीं पूछती है। ये इस तरह की चीजें पीसीएस में पूछा जाएगा। फिर यूपीएससी क्या पूछेगी? यूपीएससी ट्रेंड पूछेगी आपसे। यूपीएससी का नेचर है, पीवाईक्यू में बार बार कह रहा हूं, अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे चीजों को। यूपीएससी ये पूछेगी कि पिछले 5 वर्षों में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की स्थिति लगातार नीचे गिरती जा रही है, लगातार नीचे गिरती जा रही, ट्रेंड पूछा जाएगा पिछले 5 वर्षों का। तो आपको ध्यान रहना है कि पिछले 5 वर्षों में क्या क्या होना है, पिछले 2 वर्षों का, इस तरह का ट्रेंड पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2022 का अगर सीपीआई इंडेक्स देखेंगे तो 85 पोजीशन पे इंडिया था और 2023 का देखेंगे तो वह 93 पे पहुंच गया है। यदि जब तक आप एग्जाम देने जाते हैं तब तक 2024 का सीपीआई इंडेक्स आ जाता है तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा। इससे क्या हुआ कि ट्रेंड आपको समझ में आएगा। अब एक काम आपको क्या करना है, पीछे 2-4 साल पीछे जाइएगा, गूगल पे जाइए और देखिए कि 2021 में भारत का पोजीशन क्या था सीपीआई में, 2020 में क्या था, 19 में क्या था। 5 साल का कम से कम देख लीजिए और देखिए कि 5 साल का ट्रेंड क्या कहता है। क्या भारत की स्थिति लगातार नीचे जा रहा है या बीच में कहीं एक बार ऊपर गया है? फिर तो जहां से ट्रेंड बदल रहा होगा वहां से आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न ऐसे ही आएंगे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। तो एक कीवर्ड आपके लिए यहां पर है। यह संस्था अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी खास करके आप पॉलिटी का प्रश्न कर रहे हो या गवर्नेंस का जब आप मेंस में भी आंसर राइटिंग कर रहे हो, इस संस्था पर ध्यान रखिएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये जो संस्था है ये बहुत सारे इंडेक्स वगैरह जारी करती रहती है, बहुत सारी रिपोर्ट जारी करती रहती है, दुनिया भर की सरकारों के लिए इस तरह का काम ये करती है और बताते रहती है कि गुड गवर्नेंस की जो अवधारणा है किस देश में या किस क्षेत्र में मजबूत होते हुए नजर आ रही है, ठीक है। इस सूचकांक के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के मौजूदा स्तर के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है। अब यहां पर समझना है, इसके लिए देशों को 0 से 120 के पैमाने पर रैंक दिया जाता है। तो एक यहां पर महत्वपूर्ण ये भी आपके लिए हो गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 0 अत्यधिक भ्रष्ट और 100 बहुत ईमानदार सूचक है, यानी कि किसी को 100 आ गया है तो जाहिर सी बात है वहां की जो स्थिति है, वहां के लोग, वहां का प्रशासन बहुत ईमानदार है, और 0 आया तो बहुत ज्यादा करप्ट है वो, ये बात तो है ही। सीपीआई 2023 में डेनमार्क पहले स्थान पर रहा, उसके बाद फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे का स्थान जो है आता है। चलिए अब यहां पर एक प्रश्न देख लेते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। आप देख रहे हैं जब भी मैं ये पढ़ता हूं मैं सीधे यहां आता हूं, मैं बीच में पढ़ता ही नहीं, उलझता ही नहीं वहां में, और मेरा ध्यान यहां होता है।
आप देखेंगे कि यहाँ मैं कीवर्ड देखता हूं, फिर मैं देखता हूं कि यहाँ क्या कहा गया है और फिर यहाँ क्या पूछा गया है, फिर मैं इसको पढ़ता हूं। प्रीलिम्स के प्रश्न को समाधान करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद घबरा नहीं जाना है कि मुझे ये स्टेटमेंट नहीं आता है, मुझे ये स्टेटमेंट नहीं आता है, नहीं। इसको पढ़ने के बाद यहां पर आकर के देखना है कि यहां क्या पूछा गया है। कई बार जो है यहां कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन इसके माध्यम से आप समाधान कर ले जाएंगे प्रश्न का। और मैं आपको सही से बताऊं तो यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स में हर बार आप सही से अगर चतुराई से सॉल्व करें तो 10 प्रश्न का समाधान बहुत कम जानकारी पर आप ले पाएंगे। आपको अब जाकर के प्रीवियस ईयर आपको देखना है, अभी भी बहुत समय है, ठीक है। इतने समय में भी पीवाईक्यू को अच्छे से आप मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत 8 स्थान पिछलकर 180 देशों के बीच 85वें स्थान पर आ गया है। देखिए, थोड़ा से आंकड़ा में उलझाया गया है। यहां पर फिर से मैं आपको दिखाता हूं कि क्या आंकड़ा में उलझाया गया, आप देख पाएंगे। यहां देखिए 85वें स्थान पर, मैंने 93 कहा था। यहां पर देखिए स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि 8 स्थान फिसला जरूर है, 180 देश भी हैं, लेकिन वह है 93वें स्थान पर आ गया है। और 2022 में 85वें स्थान पर था। अब देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, 50वें स्थान पर आ गया है 2023 में, जबकि ये 2022 की स्थिति है और 8 स्थान पिछला है, 180 देश है। तो कई चीजें जब एक ही स्टेटमेंट में कई फैक्ट आने लग जाएगा तो 2-3 फैक्ट आपको याद रहेगा। तो जब 2-3 फैक्ट याद रहेगा तो यहां पर आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर गुंजाइश बनेगी गलती करने की, क्योंकि आपको लगेगा कि 2-3 सही हो रहा है, इसका मतलब यही होगा। लेकिन देखिए एक स्टेटमेंट, उसी स्टेटमेंट में एक फैक्ट गलत करके आपसे गलत करवा लिया जाएगा। इसीलिए जहां पर सूचकांक वगैरह हो, स्कीम हो, तो हर एक फैक्ट पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो ये गलत हो गया। इस सूचकांक के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के मौजूद स्तर के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। यानी कि यहाँ पर कौन सा सही है पूछा गया है, केवल दूसरा सही है और बी में केवल 2 की बात किया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन नियम 2024, ये अधिनियम जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यानी कि सीएए की बात की गई है। अभी गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी भी कर दिया, पहली खेप के लोगों को सीएए के तहत नागरिकता मिल भी गया है। तो क्या ये चीजें हैं, इस पर मैं आपको करंट अफेयर्स में एक विस्तार से लेक्चर लिया हूं, उसको जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ इस चीज को समझ लीजिए क्यों चर्चा में आ गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2000 की जब बात की गई, और ये रूल्स अभी जो आया ये 19 का ही है। जो ये सीएए जो बात हम करते हैं, ये सीए 2019 में ही आ गया था, ठीक है। लेकिन उस वक्त बहुत विरोध हुआ था, आपको ध्यान में होगा, शाहीन बाग वगैरह की घटना ध्यान में होगा। थोड़ा थोड़ा धुंधला घटना हो सकता है, आपको याद ना आ रहा हो, तो आप ध्यान रखिए ये उसी वक्त आ गया था। लेकिन केंद्र सरकार इसको अधिसूचित नहीं की थी, जो अभी इलेक्शन से ठीक पहले ये चीज किया गया। देखिए, गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम 2009 में संशोधन किया है और नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया है। ऐसा नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए 2019 को लागू करने के उद्देश्य से किया गया। तो इतनी मुख्य बातें हैं, लेकिन प्रश्न कहां से आ सकता है वह इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए सीए 2019 में क्या क्या बातें की गई है उसको जरा सा हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो अवैध प्रवासी निम्नलिखित 4 शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अब ये कौन कौन से होंगे, इसमें कुछ धर्मों को लेकर के बात किया गया है और कुछ देश को लेकर के बात किया गया है। ये 2 आधार आपको ध्यान में रखना है। धर्म कौन कौन से होंगे, तो ध्यान रखिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई। 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये ही 6 धर्म हैं। अब जरा फिर से इसको देखिए, यहां पर आपको ये नजर आएगा कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, आपको इसमें इस्लाम नजर नहीं आया। इस कानून को लेकर के जो व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा है उसकी एक वजह यह है कि इसमें इस्लाम धर्म को शामिल नहीं किया गया है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि देशों को लेकर के भी बात किया गया, तो भारत के पड़ोसी देशों को ध्यान रखना है, और सारे पड़ोसी देश नहीं है। कौन कौन होंगे, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 कंट्री यहां पर शामिल किया गया है, ठीक है। अब ये तीनों कंट्री देखिए, आप अगर देखेंगे तो धार्मिक आधार पर इन तीनों ही देशों में इस्लाम जो है जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो वह शीर्ष पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये इसकी बात की गुंजाइश रहती है कि धार्मिक आधार पर इन 3 देशों में जो अल्पसंख्यक समुदाय होगा उनके साथ भेदभाव हो सकता है। मामला समझ में आ रहा है, यानी कि अफगानिस्तान में मुसलमान के साथ भेदभाव हो, धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हो, इसकी संभावना बहुत कम है। ऐसा पाकिस्तान में भी है और ऐसा
बांग्लादेश में भी है। लेकिन पाकिस्तान में किसी सिख के साथ अगर धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हो तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं माना जाएगा। वहां पर हिंदुओं की आबादी देखेंगे लगभग नगण्य की स्थिति पर पहुंच गया है, जबकि 1947 में तकरीबन 23% हुआ करता था। तो ये चीजें यहां पर देखते हुए भारत सरकार ने यह जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया था। अब देखिए यहां पर कुछ बातें भी कहा गया है। 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले ये भारत में प्रवेश कर गए होंगे, क्योंकि ये जो है अवैध प्रवासी हैं, ध्यान रखना है। वहां इन 3 देशों में धार्मिक आधार पर इन 6 अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया गया, वे भाग करके भारत आ गए, वह अवैध रूप से आए हैं, भारत सरकार के तरफ से वो नहीं बुलाए गए हैं, भारत सरकार ने शरण दिया है उन्हें, लेकिन वह अवैध प्रवासी हैं। तो अवैध प्रवासी को भारत की नागरिकता क्यों मांग कर रहे हैं कि अब हम वापस यहां नहीं जाना चाहते, हमारी कंडीशन इतनी खराब है, वहां पर हमें इस कदर प्रताड़ित किया जाता है कि वहां जाने से बेहतर है कि हम मर जाना पसंद करेंगे, या फिर आप हमें जो है नागरिकता दे दीजिए। यह भारत सरकार से यहाँ के जो लोग आए वो मांगे, लेकिन इसके लिए टर्म एंड कंडीशन रखा गया। भारत सरकार ने कहा कि यह तभी हो सकता है जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि 2014 साल के आखिरी दिन तक, 31 दिसंबर है ना, इसको ऐसे ध्यान में रखिएगा। वे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल, संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 स्टेट की बात की गई है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ध्यान रखना है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट हैं, और ये चारों स्टेट किधर के हैं, ये उत्तर पूर्व के हैं, नॉर्थ ईस्ट के ये चारों स्टेट हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है कि कुछ आदिवासी क्षेत्रों या इनर लाइन परमिट के विषय में आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के तहत आने वाले क्षेत्रों में नहीं आते हों, यह भी व्यवस्था इसके तहत किया गया। उपर्युक्त प्रवासियों के लिए देशीयकरण, देखिए ये जो होता है ना देशीयकरण, इसके माध्यम से भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति, मतलब किसी भी कंट्री का हो वह भारत का नागरिक इस माध्यम से बन सकता है। इसके जरिए नागरिकता लेने की अवधि जो है 11 वर्ष हुआ करता है, लेकिन इन लोगों को 11 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष के लिए कर दिया गया है। तो यहां पर इसके संबंध में आप थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना है। देखते हैं कौन सा सही है। हिंदू, ध्यान देना है, मैंने सबसे पहले जैसे धर्म की बात आए तो अब मैंने कहा था कि 6 धर्म ही हैं और इस्लाम उसमें नहीं है। देखते हैं, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, और यहाँ पर ईसाई होना चाहिए था, ये मुस्लिम धर्म है, ये नहीं है, इस्लाम के लोग इसमें शामिल नहीं है। कि अनुयायी जो अफगानिस्तान है, ठीक है, देश 3 है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हों तो देश तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक धर्म जो है वो शामिल इस अधिनियम के तहत नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गया भैया गलत, प्रवासी नहीं माना जाएगा। तो ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत मैंने कहा था कि 4 स्टेट आता है, ठीक है, और 4 स्टेट का मैंने यहाँ बताया था कि असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा, ये नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या है शामिल, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में नहीं आते हों। तो यहाँ पर देखिए त्रिपुरा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नागालैंड दिया गया है, तो ये नहीं आते हों, तो यानी कि ये भी आपका गलत हो गया, और प्रवासी नहीं माना जाएगा और सही है, तो दोनों ही गलत हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, तो डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका मुद्दा हो गया। यानी कि देखिए अभी तक 6 मुद्दा हमने किया है और 6 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, और जो हम 7वां करने जा रहे हैं ना वो भी लगभग इस 6 के बराबर है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 2024 में जो महीना था फरवरी का और मार्च का, इसमें पॉलिटी से रिलेटेड इतने टॉपिक आए और सारे के सारे एक से बढ़कर एक, यानी कि मेंस के लिहाज से भी देखेंगे और प्रीलिम्स के लिहाज से भी देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी टॉपिक, तो आपको अच्छे से तैयार कीजिए। और 7वां टॉपिक देखिए क्या है, एसआर बोमोईवाद। ये 1994 का जो मामला था एसआर बोमोई जजमेंट को लेकर के, यह अपने आप में बहुत ही फेमस केस है। आप इंडियन पॉलिटी की स्टडी करते हो और इस केस के बारे में आप ना जानते हो, इसका मतलब है कि आप पॉलिटिकल साइंस के या इंडियन पॉलिटी के आप स्टूडेंट हैं ही नहीं। अब देखिए इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं जरा इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ द्वारा दिए गए एसआर बोमोई निर्णय 1994 के 30 वर्ष पूरे हो गए। कब हो गए पूरे? 2024 में। अब क्या कहता है इसमें, देखिए इस निर्णय के बारे में समझिए। वर्ष 1989 में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद
1956 के तहत कर्नाटक में एसआर बोमई की सरकार को बर्खास्त कर दिया और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। ध्यान आ रहा है मैंने क्यों कहा? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 जो है वह इस बात की व्याख्या करता है कि राष्ट्रपति शासन कहां लगाया जा सकता है। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों मैंने कहा था कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला फिर वहां पर पहुंच जाता है। तो फिर से समझ लीजिए, वर्ष 1989 में केंद्र सरकार के द्वारा यह किया गया कि संविधान के तहत जो अनुच्छेद 356 दिया गया है उसका प्रयोग करते हुए कर्नाटक में एसआर बोमोई की गवर्नमेंट हुआ करती थी, ठीक है, और उनके गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया केंद्र सरकार ने उस समय की, और केंद्र सरकार ने वहां पर राष्ट्रपति शासन स्टेट में लगा दिया। इस केस की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 356 के दायरों को निर्धारित कर दिया गया। हुआ क्या ना कि उस दौर में देखेंगे अगर आप तो 80-90 के दौर में इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया केंद्र सरकार के द्वारा अनुच्छेद 356 का। बहुत सारे राज्य सरकारों को इससे आप कह सकते हैं कि सत्ता से बाहर कर दिया गया। जहां जहां आप देखेंगे कि केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार रही और किसी स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार रही, तो अगर जो है लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता तक वो केंद्र में जो सरकार रही पार्टी में वो नहीं पहुंच पाई, तो राष्ट्रपति शासन लगा करके वहां पर चुने हुए सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाते रही। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंच गया बोमई वाद वाला, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चाहा कि 9 जजों की वहां पर बेंच बैठी। अब देखिए 9 जजों की बेंच जो है अपने आप में बहुत बड़ी बेंच मानी जाती है, जो कि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी बेंच बैठी है वह 13 जजों की बेंच बैठी है, और यह केशवानंद भारती केस में बैठा है। हमने पहले भी इसको लेकर के चर्चा किया, जहां से संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर की बात निकली है। और देखेंगे यहां पर भी तो 9 जजों की बेंच है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बेंच है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है 356 के बारे में समझते हैं। राष्ट्रपति शासन घोषित करने का आधार बताती है। देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित करने की उद्घोषणा जारी कर देता है। कानूनी शब्द हैं, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, ध्यान से फिर से समझ लीजिए। मैं इसको साधारण तरीके से आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। राज्यपाल कौन होते हैं? किसी भी स्टेट में एक राज्यपाल होते हैं, और जो यूनियन टेरिटरी होता है, और यूनियन टेरिटरी में जहां चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वहां पर उपराज्यपाल होते हैं। अब कहेंगे थोड़ा समझ नहीं आया, क्लियर से बताइए। देखिए, बिहार, यूपी, कर्नाटक, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ऐसे जितने भी स्टेट हैं जो कि पूर्ण राज्य हैं, वहां पर राज्यपाल होंगे। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, आप कह सकते हैं केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं वो राज्य में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टेट भी हैं जो कि यूनियन टेरिटरी हैं भारत में। यूनियन टेरिटरी के रूप में अगर आप देखेंगे, लेकिन यूनियन टेरिटरी भी 2 तरह के, एक यूनियन टेरिटरी है जहां पर विधानसभा इलेक्शन होगा, यानी कि विद असेंबली है वो यूनियन टेरिटरी। अब कहेंगे ऐसा कौन सा हो सकता है? आप देश की राजधानी दिल्ली को ले लीजिए। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ठीक है, दिल्ली जो है वह यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसी तरह एक और स्टेट है, उसका नाम है पुडुचेरी, ठीक है। एक और स्टेट नया नया बना है 5 अगस्त 2019 को, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, जब वहां पर अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त कर दिया भारतीय संसद ने, और लद्दाख को एक अलग यूटी बना दिया और जम्मू कश्मीर को एक अलग यूटी बना दिया, और जम्मू कश्मीर को जो यूटी बनाया वो विद असेंबली कर दिया और लद्दाख को विदाउट असेंबली किया। मामला समझ में आ रहा है? तो वहां पर जो जम्मू कश्मीर में यह मामला जो बना, तो वहां पर भी एलजी बने। अब जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? मनोज सिन्हा, इसीलिए आप मनोज सिन्हा की तस्वीर वगैरह बार बार वहां पर देखते होंगे, क्योंकि एलजी वही हैं, उन्हीं के द्वारा वहां काम किया जा रहा है। फिर आप कहेंगे कि ठहरिए, यहाँ पर दिल्ली में जो है ये मामला फिर मुख्यमंत्री का हम जगह तस्वीरों वगैरह में देखते हैं। देखिए, वह इसीलिए कि कश्मीर में जब से ये व्यवस्था हुआ है, कश्मीर यूटी बनी है, तब से वहां पर इलेक्शन हुआ ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में ये कहा है कि सितंबर 2024 से पहले केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव करा ले। तो जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, आप देखेंगे कि वहां चुने हुए प्रतिनिधि आ गए, यानी कि मुख्यमंत्री आ जाएंगे, लेकिन वहां फिर भी एलजी रहेंगे, यदि जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य नहीं बनती है, यूटी रहती है तब तक। ये बात समझ में आ रहा है? तो
राज्यपाल हो गया, उपराज्यपाल की स्थिति हो जाएगी यूटी को लेकर के, और बहुत सारे ऐसे यूटी होते हैं जहां पर केंद्र के शासक के द्वारा काम किया जाता है, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए लद्दाख है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जैसे कि लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ रहा होगा, चंडीगढ़ भी उसी में आता है। तो यहां पर ये चीजें समझ रहे हैं। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं, कहते हैं कि जनाब देखिए मैं जिस राज्य में राज्यपाल हूं वहां पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, बहुत बेहतर ढंग से ये जो राज्य सरकार है वह राज्य सरकार काम का संभाल नहीं पा रही है और संविधान सम्मत काम नहीं हो रहा है, जनता के जो अधिकार हैं उसका हनन हो रहा है। ये सब रिपोर्ट दिया जाता है, पूरे एकदम बहुत विस्तार से रिपोर्ट में लिखा जाता है, राज्यपाल के द्वारा राजभवन से जाता है राष्ट्रपति के पास, और फिर राज्यपाल इस बात को लेकर के सिफारिश करते हैं केंद्र की सरकार से, यानी कि राष्ट्रपति को किए तो केंद्र सरकार से हो गया कि यहां पर एक काम कीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए कहने का मतलब है कि जो चुनी हुई सरकार है मुख्यमंत्री, उसको खत्म कीजिए यहां से, ठीक है। अब ये काम जो होगा वह अनुच्छेद 356 के तहत ये किया जाएगा, ये बातें। अब ये राज्यपाल ने कहा, राष्ट्रपति को भी ऐसा ही लगता है कि भैया ये बात सही कहा जा रहा है, राज्यपाल महोदय ने जो कहा है वो गलत थोड़ी कहेंगे, सही कह रहे हैं वो। या राष्ट्रपति को खुद भी लगता है कि इस तरह की चीजें हो सकता है, तो राज्यपाल से मतलब पूछ सकते हैं, और ये सब चीजें कंफर्म हो जाता है तो फिर वहां पर संविधान के ये जो अनुच्छेद है इसका प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति शासन का वहां पर घोषणा कर देंगे उस संबंधित राज्य में। ये मामला आपको समझ में आ गया। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इसकी वैधता को लेकर के। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा इसे स्वतः समाप्त माना जाएगा। मामला समझ में आ रहा है। किसी भी स्टेट में अब देखिए ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश किया कि थोड़ा सा इसको लेकर के जो लगातार ये चल रहा है केंद्र सरकार अपने मनमाना ढंग से काम कर रही है, तो इसमें पार्लियामेंट वगैरह को इन्वॉल्व करने का कोशिश किया गया कि राष्ट्रपति शासन की यदि उद्घोषणा होती है तो 2 माह के भीतर आप क्या कीजिए, पार्लियामेंट के दोनों सदनों का मतलब क्या है, लोकसभा और वरिष्ठों का सदन कौन सा है, राज्यसभा, तो दोनों सदनों द्वारा आप अनुमोदित इसे करवा लीजिए, नहीं तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। यह उद्घोषणा जारी करने की तारीख में 6 माह तक लागू रहती है। अब चलिए, उद्घोषणा को 1 वर्ष से अधिक विस्तार केवल 2 स्थिति में ही दिया जा सकता है। कई बार ऐसा देखा गया कि जिस स्टेट में राष्ट्रपति शासन है तो उसे बार-बार बढ़ाया गया, ठीक है, और इस चक्कर में क्या हुआ कि कई वर्षों तक वहां राष्ट्रपति शासन लगा रहा। तो इसमें कहा गया कि उद्घोषणा को 1 वर्ष से अधिक का विस्तार अगर होगा तो 2 स्थिति में ही होगा। क्या क्या, तो राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल की स्थिति हो जाए, इमरजेंसी, उसके बाद यदि चुनाव आयोग जो है यह प्रमाणित करने में कामयाब हो जाती है, सफल हो जाती है कि अभी वहां पर विधानसभा चुनाव कराना मुश्किल है, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा 3 वर्ष यहां पर रखी गई है। तो ये चीजें वैधता को लेकर के यहां पर कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित क्या क्या है। मैं फिर से कह रहा हूं, बम्बई बात को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, संभव है यहां से प्रश्न आ जाए और फिर आप उस दिन कहेंगे कि अरे हमने तो अच्छे से पढ़ के आया, तो देखो हम अच्छा से जवाब दे पा रहे हैं। जरा भी लापरवाही करेंगे तो संभव है यूपीएससी प्रश्न पूछे और आप जो है फिर निरुत्तर आएंगे। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर कितने कथन सही हैं, कौन सा सही है ये नहीं पूछा गया है, कितने कथन सही हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है, ये सही है। राज्यपाल की रिपोर्ट पर भी और राष्ट्रपति किसी राज्य में तो कर ही सकते हैं। चलिए, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा इसे स्वतः समाप्त माना जाएगा। देखिए सारा कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है इसको लेकर के समस्या है। ये 1 माह नहीं बल्कि ये 2 माह होता है। तो छोटी छोटी चीजें आपसे गलती करवाया जा सकता है प्रश्न में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता है। देखिए यहां पर भी जो है वह समस्या है। यहां पर आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा 3 वर्ष रखा गया है। चलिए अब यहां पर कितने कथन सही हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो कथन जो है ये एक तो गलत है ही, नहीं ये सही है पहला, और दूसरा जो हमने देखा 1 माह, तो दूसरा गलत था, और यहाँ पर ये तीसरा भी गलत था। तो कथन केवल एक ही इसमें स्टेटमेंट सही हुआ। तो कितने कथन में, केवल एक, ए वाला, यानी कि विकल्प ए सही है। तो कुल मिलाकर के हम अभी
7 टॉपिक दे चुके हैं, ये 2 महीना का हम देख रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम 8वें टॉपिक पर आते हैं और छठी अनुसूची को लेकर के चर्चा करते हैं। छठी अनुसूची चर्चा में क्यों आ गया? छठी अनुसूची चर्चा में इसलिए आ गया कि मैंने अभी अभी कहा लद्दाख वाला वो मामला, जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019, ये सब याद कीजिए, अनुच्छेद 370 अनुच्छेद 35 से ये सब निरस्त हुआ, 2 अलग स्टेट बन गया, तो लद्दाख भी एक अलग स्टेट बन गया। लेकिन लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है, वह यूटी है। और जब लद्दाख जो है यूटी बना था, यूनियन टेरिटरी बना था, तो केंद्र सरकार ने, केंद्र में कौन सी सरकार है? बीजेपी की, तो वहां पर बीजेपी ने 2019 के अपने इलेक्शन में मैनिफेस्टो मतलब समझते हैं घोषणा पत्र, हर पार्टी जनता से कुछ वादे करती है कि मैं सत्ता में आ जाऊंगी तो ये काम करूंगी, ये लिख के देती है। तो उस घोषणा पत्र में बीजेपी ने ये बात कहा था कि यदि हम आते हैं सत्ता में तो लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल कर देंगे। छठी अनुसूची में शामिल करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, मतलब किसी भी स्टेट को अगर शामिल कर दिया जाता है तो उसको कुछ विशेष लाभ मिल जाता है। ठीक है, खास करके ऐसे स्टेट जहां पर जनजातीय आबादी अधिक रहता है, तो वो चाहते हैं कि मेरे को आप छठी अनुसूची में दे दो। संविधान में अभी 12 कुल अनुसूची है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अब क्या क्या है इन चीजों को लेकर के 6 शेड्यूल की चर्चा आप समझ गए, चर्चा समझ गए कि लद्दाख से ही आ गया। आप जानते हैं वहां पर वांगचुक साहब जो हैं लंबे समय तक आप समझ सकते हैं कि खुले में मतलब पूरे ठंड में उन्होंने आसमान के नीचे बहुत लंबे समय तक अनशन करते रहे। यह मुद्दा पूरे देश में काफी चर्चा में बना रहा। उसके बाद सरकार को वहां पर जो है धारा 144 भी लगाना पड़ा, और लेह में जो पोलो फील्ड है वहां का, उसमें काफी लोग भीड़ जुट गया था, तो काफी मुद्दा जो है वो सेंसिटिव हो गया। चीन के साथ सीमा साझा करता है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारे लिए बहुत जरूरी ये सब चीजें हो गया। लद्दाख को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दिलाने के लिए वहां के लोगों का द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। ये सब चीजें हमने पहले ही देख लिया। अन्य संबंधित तथ्य, गृह मंत्रालय ने तर्क दिया कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है। किसी भी स्टेट को अगर 6th शेड्यूल में लाया जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाएगा, जो अपने आप में निश्चित तौर पर एक जटिल प्रक्रिया तो होगा, तो उसे तुरंत नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने लद्दाख में अनुच्छेद 371 जैसी सुरक्षा देने का प्रस्ताव रखा था। अब छठी अनुसूची को लेकर के चर्चा करते हैं। देखिए, छठी अनुसूची यानी संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत कौन कौन से स्टेट है ध्यान रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किए। मैं पहले भी इसी लेक्चर में बताया हूं कि 4 ऐसे स्टेट हैं। एक स्टेट है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, AMMT। तो ये जो है ये 4 स्टेट में भी है, और लद्दाख भी चाह रहा है कि हम जाएं। और ये अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1), ये आपको ध्यान में रखना है। छठी अनुसूची के प्रावधान क्या है, इससे समझेंगे कि क्या क्या फायदा वगैरह हो सकता है। ये प्रावधान इन 4 राज्यों के राज्यपालों, ध्यान देना है, यहां पर राज्यपालों को कुछ ज्यादा शक्ति मिलेगा। राज्यों के राज्यपालों को अपने अपने राज्य में स्वायत्त जिला परिषदें और स्वायत्त प्रादेशिक परिषदें गठित करने का अधिकार देते हैं। ये गवर्नर को मिलता है, उन गवर्नर को मिलता है जो उस स्टेट में होते हैं जहां पर 6 शेड्यूल जारी होता है, जैसे कि असम के, जैसे कि मेघालय के, जैसे कि मिजोरम के, और फिर त्रिपुरा के। तो यहाँ के गवर्नर को यह अधिकार होगा कि वे वहां पर स्वायत्त प्रादेशिक परिषद का गठन कर सकें या स्वायत्त जिला परिषद का गठन कर सकें। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि इसकी संरचना क्या होगी। तो इसमें अधिकतम सदस्य होते हैं, इनमें से 4 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं, जबकि शेष सदस्य जो होता है, यानी कि 30 में से 4 ये हो गया राज्यपाल नामित करेंगे, तो बच गया 26। तो 26 जो होगा वो चुने जाएंगे, उनका चुनाव होगा। और ARC की अगर बात करें तो यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग अलग अनुसूचित जनजातियां हैं तो राज्यपाल उनके द्वारा बसाए गए क्षेत्र या क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित भी कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में देखेंगे राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है उन राज्यपालों की तुलना में जिस राज्य में छठी अनुसूची लागू नहीं है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, उपर्युक्त में से कितने राज्य, यहाँ पर नंबर पूछा गया है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक से देखते हैं। मैंने पहले ही कहा था, हम पहले ही देख लेते हैं। यहाँ पर हमने असम का चर्चा किया, असम के बाद मैंने आपको मेघालय के विषय में बताया, मेघालय के बाद मैंने आपको मिजोरम के विषय में बताया, और मिजोरम के साथ मैंने आपसे त्रिपुरा का भी चर्चा किया। तो ये 4 स्टेट हैं जो कि
6th शेड्यूल में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब यहाँ पर देख लेते हैं असम, तो चलिए यहाँ पर कितने राज्य प्रदेश 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, तो असम आता है। लद्दाख में तो ये डिमांड ही चल रहा है, तो लद्दाख नहीं आता है। त्रिपुरा आता है। मेघालय, तो यहाँ पर मेघालय देखिए यहाँ पर है, तो ये आएगा। नागालैंड में ये नहीं है, और मिजोरम तो देखिए यहाँ मिजोरम है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 राज्य में और 2 जो है ये निकल गया, तो ये 4 राज्य सी में विकल्प है, तो ये सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमने देखा क्या कि ये जो हम करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे थे प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए, और इंडियन पॉलिटी के लेकर के मैं बात कर रहा हूं, तो 8 लेक्चर कुछ हमने लिया है, कुछ महीने साथ में हमने कर दिए, आखिरी के 2-3 महीने एक साथ करके हमने निकाल लिए, ताकि आपका एग्जाम आ रहा है तो जल्दी जल्दी से वो कवर हो जाए। तो आप देखेंगे क्या कि अप्रैल 2023 से हमने इसकी शुरुआत किया था इस प्रोग्राम का, यानी कि अप्रैल 2023 में इंडियन पॉलिटी में जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उस पर पहले हमने चर्चा किया, और मार्च 2024 तक हम आ गए, यानी कि कुल 12 महीना हमने कवर कर लिया। 1 साल का करंट अफेयर्स इसके माध्यम से हमने आपको तैयार करा दिया है। ये सभी लेक्चर जो है करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाइएगा, जो कि यूपीएससी 2024 के लिए तैयार किया गया है। इसमें दिया गया है, आप पीछे जाके सभी लेक्चर को ध्यान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये जितना भी पीडीएफ है ये सब आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगा। अब टेलीग्राम चैनल तक कैसे पहुंचे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया गया है, लिंक पे जाइए, लिंक को चटकाइए, पहुंच जाइए सीधे टेलीग्राम चैनल पे। वहां पर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए क्लिक करके। वहां पर सारे लेक्चर जो ये पीडीएफ है वो निःशुल्क मिल जाएगा, सभी लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैं अपनी ओर से देता हूं, संस्कृति आईएएस पूरे परिवार की ओर से देता हूं, कि आप जितनी भी तैयारी करके गए हैं आप खुद पर विश्वास कीजिए। आपने जितनी भी पढ़ाई की है उस पर यकीन आपको होना चाहिए, आपने अच्छे से पढ़ा है, और आखिरी समय में जितनी बार अपनी नज़रों के सामने से इन चीज़ों को गुजार सके गुजारिए। यानी कि मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ, रिवीजन करिए और टेस्ट सीरीज लगाइए, पीवाईक्यू पर नज़र रखिए। बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप और ज़्यादा कन्फ्यूजन में खुद को लाएंगे। तो फिर शुभकामनाओं के साथ कि आप बहुत बेहतर करें और प्रारंभिक परीक्षा में आपका प्रदर्शन बहुत बेहतर हो सके। इसके साथ ही इस प्रोग्राम में इंडियन पॉलिटी की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। किसी और अगले कार्यक्रम के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। धन्यवाद।